हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है राजेश और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सेल बायोलॉजी के। देखिए, इससे पुराने वाले लेक्चर में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखा था और उसके साथ साथ कंसेप्चुअल आइडिया भी लिया था। उसी तरीके से इस पूरे सेशन में भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराऊंगा और साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूंगा जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। मेरी उम्मीद है आपसे कि आप पेन, पेंसिल और नोटबुक लेके बैठेंगे क्योंकि इन पॉइंट्स को नोट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। What is produced when vesicles are separated from the Golgi bodies? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब Golgi bodies से वेसाइकल्स सेपरेट होती हैं तो क्या बनता है। ऑलराइट, ठीक है, इसका आंसर है लाइसोसोम। इसका आंसर है लाइसोसोम। ये ऑब्वियस भी है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो बनेगा नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? अपने आप में दूसरी ऑर्गेनेली है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो बनेगा नहीं, राइबोसोम भी बनेगा नहीं, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं बन सकता। भाई ये तो अलग ऑर्गेनेलीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बनता है लाइसोसोम। ऑलराइट, लाइसोसोम। अब थोड़ा समझते हैं, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखते हैं। थोड़ा समझते हैं कि गोल्गी एपरेटस क्या होता है, राइट, और वेसाइकल्स क्या होती है और किस तरीके से लाइसोसोम बनता है, राइट। इस थ्योरी से ही आपको काफी आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चंस का, और क्वेश्चंस जो थ्योरी है इससे आएंगे। अगर आप थ्योरी समझ जाओगे तो आप पूरे क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। देखिए, ये आपका सेल है। सेल के अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है और ये हो गया आपका न्यूक्लियस। अब देखिए, न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही अटैच होता है, उसी से कंटिन्यूअस फॉर्म में जुड़ा हुआ होता है। यह रहा आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको ब्लू कलर में जो दिख रहा है ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में आपको हमेशा ये गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी देखने को मिलती है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनेली है। ये देखिए, इसी डायग्राम को मैंने मैग्नीफाई करके यहाँ पे समझा रखा है। यहाँ पे देखिए, ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिल रहा है, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखिए आपको ऊपर क्या देखने को मिल रहा है? राइबोसोम स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। देखिए, ये आपके राइबोसोम स्ट्रक्चर्स है गोल गोल से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको राइबोसोम स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। और ये राइबोसोम स्ट्रक्चर्स का काम क्या था? ये राइबोसोम स्ट्रक्चर्स का काम है प्रोटीन की सिंथेसिस का, तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर आपको राइबोसोम स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। वहां पे आपकी लिपिड की सिंथेसिस होती है। ऑलराइट, अब देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल पास आपको ये गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इस गोल्गी एपरेटस के स्ट्रक्चर में आपको ये जो डिश शेप स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये देखिए, ये जो डिश शेप स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर्स, फ्लैट और डिश शेप स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं सिस्टर्ने। ऑलराइट, और इस गोल्गी एपरेटस में आपको दो फेस देखने को मिलेंगे। एक फेस को बोलते हैं सिस फेस, SIS, सिस फेस या फॉर्मिंग फेस, और दूसरा फेस होता है आपका ट्रांस फेस, जिसे बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। ऑलराइट, तो गोल्गी एपरेटस का जो मेन फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन है कि कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल या कोई भी लिपिड मॉलिक्यूल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है, उसको ये मॉडिफाई करता है, उसकी पैकेजिंग करता है। ऑलराइट, तो इसका मेन फंक्शन क्या है? पैकेजिंग का, पैकेजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स का। ऑलराइट, एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझिए कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने आपकी बनाई प्रोटीन, ऐसे ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपकी बनी लिपिड्स, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन बनी है और लिपिड्स बना है, इनको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है सेल को, ठीक है। इन प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल, ये प्रोटीन चाहती है कि ये प्रोटीन जाके आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाके अपना फंक्शन दिखाए, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे रखा गया है गोल्गी एपरेटस। इस गोल्गी एपरेटस का काम क्या है? पैकेजिंग का। फॉर एग्जांपल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक प्रोटीन आया, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल के अंदर ये प्रोटीन आया सपोज, ठीक है, प्रोटीन है। ऑलराइट, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से ये ट्रांसपोर्ट वेसाइकल आया जिसके अंदर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है। ये पूरा वेसाइकल जाके चिपक जाता है सिस फेस से, ये यहाँ पर फ्यूज करता है, और फिर इसका इसी सिस फेस से इसका मूवमेंट होता है टुवर्ड्स दी ट्रांस फेस, और इसी मूवमेंट के दौरान इसका मॉडिफिकेशन होता है, इसकी पैकेजिंग होती है।
ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा कि जो गोल्गी एपरेटस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जितने भी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है उसकी वो पैकेजिंग का काम कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो ये है कि जो ग्लाइकोलिपिड्स है और ग्लाइकोप्रोटीन्स है उनका सिंथेसिस कहाँ पे होता है? उनका सिंथेसिस होता है आपके गोल्गी एपरेटस में। यही तो मैंने आपको अभी समझाया था कि प्रोटीन यहाँ से निकली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन निकली, या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपकी लिपिड्स निकली। ठीक है, उनका ग्लाइकोसाइलेशन मतलब उनके बाहर कवरिंग, ग्लाइकोलिपिड्स के बाहर आपको, लिपिड्स के बाहर आपको ग्लाइको का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, मतलब शुगर की मॉलिक्यूल देखने को मिल रही है। ठीक है, वो सब आपका परफॉर्म हो रहा है आपके गोल्गी एपरेटस में। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट, तो इससे पिछला क्वेश्चन क्या था कि गोल्गी बॉडी में से अगर कोई वेसिकल सेपरेट हो रही है तो वो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगी? इसका आंसर था लाइसोसोम। अब इधर देखिए, देखिए ये आपका हुआ गोल्गी एपरेटस। ठीक है, गोल्गी एपरेटस के ट्रांसफेज में से देखिए यहां से निकल रही एक चीज। ठीक है, ये वेसिकल निकल रही है और ये वेसिकल एंडिंग में जाके क्या बना रही है? आपका लाइसोसोम स्ट्रक्चर बना रही है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने आपको बाकी चीजें बताई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In prokaryotes, the hair-like outgrowth which attach to the surface of other bacterial cell, और ये पूछ रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके ऊपर आपको हेयर लाइक आउटग्रोथ देखने को मिलती है, मतलब उसके ऊपर आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या है कि वो उस बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया सेल से अटैच करने में हेल्प करता है। देखिए इसे ऐसे समझते हैं, ये देखिए ये बैक्टीरिया सेल है, इस बैक्टीरिया सेल के ऊपर आपको ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, ऐसे हेयर लाइक आउटग्रोथ देखने को मिलती है। इसी हेयर लाइक आउटग्रोथ का काम क्या है कि ये इस बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होने में हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे हेयर लाइक ग्रोथ स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? पिलाई। ऐसे हेयर लाइक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर को जो एक बैक्टीरिया सेल को दूसरे बैक्टीरिया सेल से अटैच होने में हेल्प करता है उसे हम बोलते हैं पिलाई। राइट, देखिए फ्लैजिला का हो नहीं सकता, क्योंकि फ्लैजिला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि उसका काम होता है मोटिलिटी का, वो मोटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो मूवमेंट लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरीके से कैप्सूल बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। जो बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल के बाहर भी कैप्सूल होती है, कैप्सुलर स्ट्रक्चर होता है, उसे बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, तो कैप्सूल भी आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा प्लाज्मिड, देखिए प्लाज्मिड की हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको बता रहा हूं वही क्वेश्चन के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस वैसे ही बनेंगे, उसी थ्योरी से बनेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्लास्टिड भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्लास्टिड क्या बताया था मैंने आपको? प्लास्टिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। जो बैक्टीरिया सेल के अंदर मेन क्रोमोसोमल डीएनए है, उसके अलावा बैक्टीरिया सेल के अंदर कुछ और डीएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, तो प्लास्टिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which organelle is responsible for the degradation of worn out cells? ये पूछ रहा है कि सेल के अंदर ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि रिस्पॉन्सिबल है worn out cells, मतलब डैमेज सेल्स के डिग्रेडेशन के लिए। सेल के अंदर जब मतलब देखा जाता है, जब बॉडी के अंदर कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जो अपनी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या उनकी सेनेसेंस हो गई, उनकी एज काफी बढ़ गई है, राइट, तो ऐसे डैमेज सेल्स को डिग्रेड करने के लिए कौन सी ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है? देखिए इसका आंसर है लाइसोसोम। राइट, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम जो ऑर्गेनेली है उसके अंदर कुछ लिटिक एंजाइम्स पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि लिटिक इन नेचर होते हैं, मतलब उनका काम है लाइसिस करने का, तोड़ने का। तो लाइसोसोम है, इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ लिटिक एंजाइम्स होती है। ऑलराइट, और वो लिटिक एंजाइम्स क्या होती है? हाइड्रोलेजेस। क्या हाइड्रोलिसिस का काम क्या है? लाइसिस का।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलाइसिस में कौन कौन सी एंजाइम्स हो सकती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं ये, इनके अंदर कौन कौन सी एंजाइम्स हो सकती है। अगर मुझे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेसेस है, प्रोटीन को तोड़ना है तो प्रोटीओजेस है, ठीक है। इसी तरीके से लिपिड को तोड़ना है तो लाइपेजेस है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जो ये जो आपका लाइसोसोम है, लाइसोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाई जाती है, या कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका क्या काम है, इनका काम है कि या तो ये फूड को तोड़ते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, या ये सेल को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो पुराने सेल हो गए हैं, जो जिनकी एज काफी ज्यादा हो गई है, या ऐसे सेल्स जो कि डैमेज हो चुके हैं उनको क्लियर करने का काम करते हैं लाइसोसोम्स। अब देखिए ये मैंने आपको एक थोड़ा डायग्राम बना दिखा दिया है। लाइसोसोम का काम क्या है, फूड को डाइजेस्ट करने का काम भी आ रहा है। जैसे ये फूड वैक्यूल है, इस फूड वैक्यूल के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स है, उनको डाइजेस्ट करना है, तो यहाँ से लाइसोसोम आया और लाइसोसोम आके यहाँ से अटैच हो गया फूड वैक्यूल में। इस तरीके से लाइसोसोम ने यहाँ पे फूड का डाइजेशन कर दिया। इसी तरीके से लाइसोसोम कुछ ऑर्गेनेली को भी डाइजेस्ट कर सकता है। अगर वो ऑर्गेनेली प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि लाइसोसोम जाके उस ऑर्गेनेली में अटैक कर देता है। इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो क्या है कि जो डैमेज सेल्स है, डैमेज सेल्स को डाइजेस्ट करने के लिए या डिग्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका लाइसोसोम ऑर्गेनेली। देखिए यहाँ पर पूरा सेल था, इस पूरे सेल को खा दिया है आपके लाइसोसोम ने। Next question, which plastid is not included as a chromoplast? ये पूछ रहा है कि प्लांट के अंदर जो प्लास्टिड पाए जाते हैं उनमें से ऐसा कौन सा प्लास्टिड है जो कि आपके क्रोमोप्लास्ट में इंक्लूड नहीं हो सकता। देखिए प्लांट सेल में आपके प्लास्टिड पाए जाते हैं, ऑलराइट, प्लांट सेल्स के अंदर आपके प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, ये एनिमल सेल के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा देखिए कि प्लास्टिड के आपके 3 टाइप्स होते हैं। प्लांट्स के अंदर जो प्लास्टिड्स हैं उनके अंदर आपको 3 टाइप्स देखने को मिलेंगे, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ऐसी प्लास्टिड है जिसके अंदर आपको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल देखने को मिलता है, ठीक है। और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्लोरोप्लास्ट को ग्रीन कलर देता है, और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की बदौलत ही जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पा रहा था, ठीक है। इसके अलावा आपका दूसरा जो प्लास्टिड है वो है आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट भी कलर्ड प्लास्टिड है, इसके अंदर भी आपको पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ग्रीन पिगमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी पिगमेंट्स आपके पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट्स हैं वो प्लांट के किसी पार्ट को येलो से रेड कलर के बीच में वेरिएशन देते हैं, ऑलराइट। तो पहला प्लास्टिड हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा प्लास्टिड हो गया क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा प्लास्टिड हो गया आपका ल्यूकोप्लास्ट। अब ये ल्यूकोप्लास्ट के अंदर 3 टाइप्स है, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ल्यूकोप्लास्ट है, जो आपका ल्यूकोप्लास्ट है, इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। या एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि जो आपके कलरलेस प्लास्टिड है वो कौन से, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो आपका ग्रीन, इसके अंदर तो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल हो गया, क्रोमोप्लास्ट के अंदर आपको एंथोसाइनिन और बाकी पिगमेंट्स हो गए, ठीक है। ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये होता है आपका कलरलेस प्लास्टिड, ठीक है। इसका मेनली फंक्शन है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमाइलोप्लास्ट ये शुगर को स्टोर करता है, स्टार्च का स्टोरेज करता है, ठीक है। इलायोप्लास्ट ये ऑयल का स्टोरेज करता है, ऑयल फैट उसका स्टोरेज होता है इलायोप्लास्ट में। इसी तरीके से एल्यूरोप्लास्ट का काम होता है प्रोटीन के स्टोरेज का, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो प्लांट है, प्लांट की सेल के अंदर हमें प्लास्टिड देखने को मिलता है, और प्लास्टिड के 3 टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। ल्यूकोप्लास्ट ऐसा प्लास्टिड है जिसके अंदर आपको कोई भी पिगमेंट कलर पिगमेंट देखने को नहीं मिलेगा, ये कलरलेस प्लास्टिड है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का। और इसके अलावा पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट जिसके अंदर आपको डिफरेंट पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो कि प्लांट के किसी पार्ट को येलो से लेके रेड तक के बीच का वेरिएशन देते हैं, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लास्टिड पोजेस क्लोरोफिल पिगमेंट। कौन से प्लास्टिड के अंदर आपको क्लोरोफिल पिगमेंट देखने को मिलता है। देखिए अभी हमने अभी आपको मैंने बताया, हमने अभी यही डिस्कस किया था, यही थ्योरी में पढ़ा था
कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर आपको क्लोरोफिल पिगमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, 3 तरह के प्लास्टिड है, उनमें से एक प्लास्टिड था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्लोरोफिल पिगमेंट देखने को मिल रहा था, यही तो पढ़ा था हमने। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये बहुत इजी चल रहा है। अगर आप थ्योरी को ढंग से समझेंगे और अगर पेन पेंसिल उठा के कॉपी में नोट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पहले इसकी थोड़ा और समझ लेते हैं। देखो ये लीफ, ठीक है, इस लीफ के अंदर आपको मिलेगा मीजोफिल सेल। सपोज यहाँ पे एक मीजोफिल सेल है, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल वो सेल होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही है, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि इन मीजोफिल सेल्स के अंदर आपको ये क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक ऑर्गेनेली है, प्लास्टिड है, एक ऑर्गेनेली है जो प्लांट सेल के अंदर पाई जा रही है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये गोल गोल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, कॉइन शेप के, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं थैलाक्वाइड। इन्हीं गोल गोल स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? थाइलाक्वाइड, थाइलाक्वाइड्स। ठीक है, और इन्हीं थैलाक्वाइड स्ट्रक्चर्स के ऊपर हमें ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। देखिए कंफ्यूज मत होना, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, एक मॉलिक्यूल है जो कि आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये थैलाक्वाइड जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इनके ऊपर ही क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक अ जाइगोट any cell of the body is capable of producing a new individual। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? वो ये पूछ रहा है। वो बोल रहा है जाइगोट की तरह ही, जाइगोट की तरह ही आपको देखने को मिलेगा कि एक सेल से एक पूरा इंडिविजुअल बन सकता है। आपको देखने को मिलेगा कि बॉडी के एक सेल से अगर पूरा एक इंडिविजुअल बन सकता है तो इस तरीके की कैपेबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? अगर किसी बॉडी के सेल से आपको देखने को मिल रहा है कि उस बॉडी के सेल के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि उस एक सेल से पूरी होल इंडिविजुअल को हम बना पा रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। देखिए ना, केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू इंडिविजुअल। क्वेश्चन बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि एक न्यू इंडिविजुअल को बनाने के लिए अगर एक सेल से एक पूरा न्यू इंडिविजुअल बन रहा है तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? इसका आंसर है टोटीपोटेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाइगोट में भी तो हमने यही पढ़ा था इससे पिछले वाले लेक्चर में कि जाइगोट किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ का पहला सेल होता है। जब इंसान अपनी लाइफ को बिगिन करता है तो उसका सबसे पहला सेल कौन सा होता है? जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट के अंदर होती है टोटीपोटेंसी, क्योंकि उस एक सेल से, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर से पूरा इंडिविजुअल तैयार होता है। ऑलराइट, तो उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। ठीक है, इसे थोड़ा डायग्राम में देखिए। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या है? अ टोटीपोटेंट सेल कैन गिव राइज टू एनी टाइप ऑफ सेल। ठीक है, एक टोटीपोटेंट सेल क्या है? वो किसी भी टाइप के सेल में कन्वर्ट हो सकता है। और ये टोटीपोटेंट सेल क्या है? इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि एक पूरे इंडिविजुअल को बना सकता है। एक ही सेल से हम पूरे इंडिविजुअल को बना सकते हैं। इसी चीज को तो यूज करा जाता है बायोटेक्नोलॉजी में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनेली पोजेस सर्कुलर डीएनए। काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको जितनी थ्योरी पढ़ाई है ना इससे पिछले वाले लेक्चर में भी, उसमें भी हमने यही बात करी थी और वही क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। सब कुछ थ्योरी से ही आएगा, थ्योरी को घुमा फिरा के क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन बनेंगे सिंपल। आपको सिंपल लगेंगे अगर आप थ्योरी पे कंसंट्रेट करेंगे। इसलिए मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके साथ मैं आपको थ्योरी दे रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी से ही क्वेश्चन बनेंगे। राइट, तो विच ऑर्गेनेली पोजेस सर्कुलर डीएनए। इनमें से ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर आपको सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है? बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कि दोनों ऑर्गेनेली यूकैरियोटिक सेल में जब प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहा है, और इन दोनों के अंदर आपको सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। बिल्कुल वैसा ही ये स्ट्रक्चर है जैसा स्ट्रक्चर आपको बैक्टीरियल सेल के अंदर भी देखने को मिल रहा था। बैक्टीरियल सेल का जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए है,
ऑलराइट, जो उसका मेन जीनोम है, जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो भी कैसा है, सर्कुलर डीएनए की फॉर्म में, उसका जो डीएनए वो सर्कुलर फॉर्म में। ऑलराइट, उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर आपको सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों के अंदर आपको सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SCR का यहाँ पे मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बताया था कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है आपके लिपिड के सिंथेसिस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। गलत है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आपका पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हमने यूकैरियोटिक सेल के अंदर पढ़ा था ना, राइट। तो ये तो हो गया गलत ऑप्शन। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्राना, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्राना हो ही नहीं सकता क्योंकि ग्राना तो आपका प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। देखिए इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में जो आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था थैलाकोइड स्ट्रक्चर, ये तो ये स्ट्रक्चर है थैलाकोइड स्ट्रक्चर। ये जो आपको गोल गोल से स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं कॉइन शेप के, ये आपके थैलाकोइड है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्राना, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्राना। इस ग्राना के अंदर आपको थैलाकोइड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो ग्राना कहाँ पे मिलता है, ग्राना मिलता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं मिलता, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है, ठीक है। ओके, इसके बाद आते हैं राइबोसोम में। इसमें लिखा है राइबोसोम लिपिड सिंथेसिस, बिल्कुल ही गलत। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपको मिलता है राइबोसोम, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस का। लिपिड की सिंथेसिस तो कराता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड सिंथेसिस का, तो ये भी गलत हो गया। तो एक ऑप्शन बचा है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बैग। ऑब्वियस है ना, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाई जाती है, हाइड्रोलिसिस पाए जाते हैं, ठीक है। और ये हाइड्रोलिसिस क्या करता है, जब कोई सेल है जब वो डैमेज हो जाता है तो उस सेल को खाने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। इसलिए इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। Where chlorophyll is present in chloroplast? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कहाँ पे देखने को मिलता है, ये भी मैंने आपको भी इससे पहले एक कंसेप्चुअल आइडिया दे दिया है, ठीक है। काफी सिंपल है, थैलाकॉइड, ठीक है। थैलाकॉइड स्ट्रक्चर के अंदर ही तो आपको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा था, ठीक है, ठीक है। तो उसका आंसर है थैलाकॉइड। देखिए स्ट्रोमा में आपको क्लोरोफिल मॉलिक्यूल देखने को नहीं मिल सकता। यहाँ पे ग्राना और स्ट्रोमा दोनों लिखा हुआ है, इसलिए गलत है, क्योंकि ग्राना के अंदर थैलाकॉइड्स पाए जाते हैं, ग्राना के अंदर थैलाकॉइड्स पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है ऑप्शन में, स्ट्रोमा भी दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। इन आउटर मेम्ब्रेन, ये भी गलत है, क्योंकि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तो आपके थैलाकॉइड में प्रेजेंट होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the endomembrane system of a eukaryotic cell does not include। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है उसके अंदर इनमें से कौन सी चीज पाई नहीं जाती, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं पाया जाता। सबसे पहले समझते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये समझिए कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल रही है उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है इसके ऊपर सिर्फ एक ही सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ये यूनिट मेम्ब्रेन सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं, लाइसोसोम की बात करूं, वैक्यूल की बात करूं, या गोल्गी एपरेटस की बात करूं, कि सभी के सभी आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स है, ऐसी ऑर्गेनेली है जिनके ऊपर आपको एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिनके बाहर आपको एक सिंगल मेम्ब्रेन की कवरिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। इसका शॉर्टकट देखिए, इसे याद करने के लिए न्यूमेरिक है GERLV। जी से हो गया आपका गोल्गी एपरेटस, क्या गोल्गी बॉडी, ER से मतलब हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
एल से हो गया आपका मतलब लाइसोसोम, वी से हो गया वैक्यूल। ये जो 4 ऑर्गेनेली है ये आपका एग्जांपल है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, ठीक है। तो बताइए कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं आता। भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आता है, लाइसोसोम आता है, ठीक है, लाइसोसोम 2 बार दे दिया है। एनीवे पेरोक्सिसोम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया है कि एंडोप्लाज्मिक, ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेली आती है, ठीक है। तो पेरोक्सिसोम आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं आता। क्वेश्चन है द सब यूनिट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे रिलेटेड थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड थ्योरी से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ठीक है, जो राइबोसोम स्ट्रक्चर है, एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज पैलेड, 1958 में उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, राइबोसोम को डिस्कवर किया था। उनका नाम क्या था? जॉर्ज पैलेड। इन भाई साहब ने 1958 में ये राइबोसोम को डिस्कवर किया था। एक्चुअली क्या होता है, इन्होंने सेल को स्टेन किया, स्टेन करके देखा कि जो डार्क स्टेन स्ट्रक्चर्स है जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जा रहे हैं, उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर क्या था? वो स्ट्रक्चर था आपका राइबोसोम, राइट। अब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम में कुछ डिफरेंस होता है। डिफरेंस किस चीज का होता है? डिफरेंस होता है उनकी सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट का, ठीक है। एनीवे, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए। प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है उसके अंदर आपको कौन सी सब यूनिट देखने को मिलती है? उसके अंदर आपको सब यूनिट्स देखने को मिलती है 50s प्लस 30s। ये टोटल मिलके आपका 80s नहीं बनता, ये टोटल मिलकर बनता है आपका 70s। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है। 50s और 30s मिलके 70s बनता है, ठीक है। 60s और 40s मिलकर आपका बनता है 80s। जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर आपको 70s राइबोसोम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एक राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट्स होती है, ठीक है। तो 70s क्या हो गया? टोटल राइबोसोम का आपका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट हो गया 70s। अब जो ये पूरा राइबोसोम है बैक्टीरियल राइबोसोम है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का मतलब हो गया बैक्टीरियल राइबोसोम। इस बैक्टीरियल राइबोसोम में आपको 70s राइबोसोम स्ट्रक्चर के अंदर 2 सब यूनिट्स देखने को मिल रही है। उसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल की मैं बात करूं तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको 80s राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट्स देखने को मिल रही है, ठीक है। देखिए इसे डायग्राम से समझिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो राइबोसोम है वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाएगा और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी पाया जाएगा। राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो अगर मैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करूं, इसके अंदर आपको ये 50s और 30s सब यूनिट्स देखने को मिल रही है, ठीक है। ये 50s और 30s सब यूनिट्स देखने को मिल रही है। ये दोनों के दोनों सब यूनिट्स आपस में मिलती है और ये पूरा एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम बोलते हैं 70s राइबोसोम। जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम आपका 80s सब यूनिट्स का होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको 60s और 40s सब यूनिट्स मिलती है। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एस है, ये एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एस रिप्रेजेंट कर रहा है श्वेडबर्ग कांस्टेंट, श्वेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। अब देखिए ये जो श्वेडबर्ग कांस्टेंट है ये क्या है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। सेडिमेंट कोएफिशिएंट से आपको एक आइडिया लग रहा है कि ये इसका काम क्या है? ये इनडायरेक्टली बता रहा है कि राइबोसोम की डेंसिटी क्या है और साइज क्या है। राइबोसोम की डेंसिटी क्या है और साइज क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि कौन कितनी, सेडिमेंटेशन का कोएफिशिएंट का मतलब है कौन कितनी स्पीड से नीचे आके सेडिमेंटेशन की फॉर्म में नीचे इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। जिसकी ज्यादा डेंसिटी होगी वो ज्यादा अच्छी तरीके से सेडिमेंटेशन करेगा, ऑलराइट। तो ये श्वेडबर्ग कांस्टेंट आपको ये बताता है कि राइबोसोम की डेंसिटी और साइज का इनडायरेक्ट आइडिया देता है।
ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं इसमें इतना फोकस कर रहा हूं, इतना जोर डाल रहा हूं, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, ओनली लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स ओनली, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ओनली। देखिए इसके लिए समझिए, ये मैंने बना दिया है यूकैरियोटिक आरबीसी, मैंने रेड ब्लड सेल बना दिया है, ठीक है। रेड ब्लड सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 52% में प्रोटीन पाया जाता है, 52% में प्रोटीन पाया जाता है, और लगभग 40 समथिंग में आपका पाया जाता है लिपिड, ठीक है। अगर मैं एक आरबीसी की बात कर रहा हूं तो आरबीसी के ऊपर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको 52% का प्रोटीन देखने को मिल रहा है और 40%, लगभग 40% समथिंग आपको लिपिड देखने को मिल रहा है। बहुत ही कम अमाउंट में आपको कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स तो देखने को मिल ही रहे हैं, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स तो देखने को मिल ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपको फैट मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, फॉस्फोलिपिड देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब आपको लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल मेजर फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं और बहुत कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आइए वापस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ओनली, कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो गया गलत, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया गलत क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ओनली की बात कही गई है, इसमें लिपिड की बात ही नहीं करी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड ओनली, ठीक है, इसमें प्रोटीन की बात नहीं करी है, ये भी गलत, ओनली लिपिड ये भी हो नहीं सकता। प्रोटीन एंड लिपिड ये मेजर कंस्टिट्यूएंट है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो इसका आंसर है आपका प्रोटीन एंड लिपिड। इधर देखिए ना, इस डायग्राम में भी आपको देखने को मिल रहा है फॉस्फोलिपिड, लिपिड मॉलिक्यूल हो गया, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल हो गया, ये हो गए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका, व्हाट सब्सटेंस इज सिंथेसाइज्ड इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए कितना इजी क्वेश्चन फिर से आ गया, वो पूछ रहा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इनमें से कौन सा सब्सटेंस बनता है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर है लिपिड, कब से हम यही तो पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम क्या होता है, लिपिड की सिंथेसिस का होता है, वहां पे लिपिड का सिंथेसिस देखने को मिलता है। अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो जो लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं उनका सिंथेसिस भी आपका होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किस किस का सिंथेसिस होता है, एक तो लिपिड का हो गया, एक स्टीरॉयडल हार्मोन्स हो गए। अगर एनिमल सेल की बात करेंगे तो उसमें स्टीरॉयडल हार्मोन्स का सिंथेसिस भी होता है, ठीक है, वो भी लिपिड लाइक स्ट्रक्चर्स के ही होते हैं, लिपिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑलराइट। यहाँ पे लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज फॉल्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज फॉल्स, इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि गलत है। पहला ऑप्शन क्या है, लाइसोसोम्स पोजेस अ डबल लेयर स्ट्रक्चर। लाइसोसोम क्योंकि जो एंडो मेम्ब्रेन है सिस्टम के अंदर आता है तो इसके अंदर आपको सिंगल लेयर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो ये पहला सेंटेंस ही गलत है, ये इसका आंसर होगा पहला, फर्स्ट ऑप्शन का सही है, ऑलराइट। क्योंकि बाकी जितने तीनों ऑप्शन है वो तीनों के तीनों आपको सही देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए इधर लाइसोसोम मैंने आपको बताया था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, तो वो उसके बाहर आपको एक यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, इसलिए यहाँ पे डबल लेयर जो स्ट्रक्चर लिखा गया है ये गलत है, यहाँ पर सिंगल लेयर स्ट्रक्चर लिखा होना चाहिए था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, लाइसोसोम इज अ सुसाइडल बैग, बिल्कुल सही है, ये तो सही लिखा हुआ है। लाइसोसोम डाइजेस्ट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। लाइसोसोम्स पोजेस हाइड्रोलिस एंजाइम्स, ये तीनों पॉइंट सही है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी इस कंसेप्ट के ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं। आपको ये सिमिलर क्वेश्चन ना देखने को मिलेगा, लेकिन इसके जैसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां पे आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, ईच सेल डिफर्स फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल एज इट इज मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक ईस्ट जो सेल है, जो एक ईस्ट है वो बैक्टीरियल सेल से किस बेसिस पे डिफर कर रहा है,
ऐसा क्या है जो ई सेल में और बैक्टीरियल सेल में आपस में डिफरेंस की बात कर रहा है वो, ठीक है। एक ई सेल बैक्टीरियल सेल से किस बेसिस पे डिफर कर रहा है, वो ये पूछ रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है ईस्ट क्या है, ईस्ट एक फंजाई है, ठीक है। फंजाई मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं, बैक्टीरियल सेल की मैं बात करूं, मोनेरा किंगडम की बात करूं, तो वो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। वहाँ पे आपको बैक्टीरिया देखने को मिल रहा है, बैक्टीरियल किंगडम है वो, ठीक है। वहाँ पे आपको कॉलोनीज के फॉर्म में मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी की मैं बात करूं, तो वहाँ पे आपको कॉलोनी की फॉर्म में मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी अगर मोनेरा की मैं बात करूं या बैक्टीरिया की मैं बात करूं, वो कैसा किंगडम है, एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर किंगडम है, ठीक है। दूसरा जो किंगडम था वो था आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो एक्सक्लूसिवली कैसे यूकैरियोटिक सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। इसके बाद आता है फंजाई। फंजाई क्या है, फंजाई के अंदर आपको देखने को मिलेगा यूकैरियोटिक सेल्स है और मल्टी सेलुलर फॉर्म में पाए जा रहे हैं, मतलब एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसके अंदर आपको जितने भी सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स है। ऑलराइट, मोनेरा को छोड़ के बाकी जितने भी किंगडम है सबके अंदर आपको यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक सेल्स देखने को मिलते हैं। तो फंजाई के अंदर भी आपको यूकैरियोटिक सेल्स देखने को मिल रहे हैं, साथ ही साथ में फंजाई के अंदर आपको मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर भी देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक्सेप्शन क्या है, ईस्ट। ईस्ट अकेला एक ऐसा फंजाई है जो आपका कैसा है, सिंगल सेल है, ठीक है। ये एक यूनिसेलुलर फंजाई है, ऑलराइट। उसके बाद प्लांट एनिमलिया के बारे में आप तो जानते ही हैं। इन दोनों किंगडम्स में आपको मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ देखने को मिलते हैं। एनीवे, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ईस्ट सेल और बैक्टीरियल सेल में क्या डिफरेंस है। देखिए इसका आंसर साफ साफ दिख रहा है हमें। ईस्ट सेल मैंने आपको बताया, ईस्ट सेल कैसा है, यूकैरियोटिक है, जबकि बैक्टीरियल सेल कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो एक ईस्ट सेल बैक्टीरियल सेल से किस चीज में डिफर कर रहा है, बैक्टीरियल सेल होता है प्रोकैरियोटिक, जबकि ईस्ट सेल होता है आपका यूकैरियोटिक, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दे रखा है क्योंकि यूकैरियोटिक भी ऑप्शन में दे रखा है, इसे और ढंग से देखिए पूछा गया है कि ईस्ट सेल डिफर कर रहा है बैक्टीरियल सेल से, ठीक है। तो वो पूछा कि इट इज एज इट इज, ईस्ट सेल की बात कर रहा है कि ईस्ट सेल बैक्टीरियल सेल से डिफर कर रहा है क्योंकि ईस्ट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्योंकि ईस्ट सेल कैसा है, ईस्ट सेल एक यूकैरियोटिक सेल है, इसका आंसर होगा यूकैरियोटिक सेल, राइट। क्योंकि ईस्ट सेल एक यूकैरियोटिक सेल है इसलिए वो बैक्टीरियल सेल से डिफर कर रहा है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। मल्टी सेलुलर हो नहीं सकता ईस्ट, क्योंकि ईस्ट तो क्या सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, मैंने बताया था, ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। बाकी यूनिसेलुलर, ईस्ट सेल एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन बैक्टीरियल सेल भी तो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें वो डिफर नहीं कर रहा है, ये तो उन दोनों सेल्स के अंदर आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है कि दोनों के दोनों एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, हमें तो डिफर करना है ना, डिफरेंस की बात करनी है। तो डिफरेंस किस में आ रही है कि ईस्ट सेल एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है। प्लीज कमेंट करिए, इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब